सबसे पहला पॉइंट रूबिस को से शुरू होगा जी। हमारा टॉपिक याद रखिएगा कि जो टॉपिक है C2 साइकिल कह लें, ग्लाइकोलेट साइकिल कह लें, C2 पाथवे कह लें, फोटो रेस्पिरेशन कह लें, और किसी और नाम से पुकार लें, वो वही रहेगा। एक ही चीज़ है जिसको बहुत से मुख्तलिफ नेम्स हैं। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन क्या होती है तो आपका जवाब क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नो समथिंग अबाउट रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? वन सर, यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, दोबारा कार्बन बोल जी डाइऑक्साइड। जी। सब सब दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, फिर बोलिए। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। जी, सबा ने एक सिंपल डेफिनेशन दी है और सबा की बात ठीक है कि जो सेल्स हैं, सेल हर लिविंग सेल्स होंगे, और अब इस बात से वाकिफ हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें तो रेस्पिरेशन असेंशियल है। वो तो एनर्जी सारी की सारी रेस्पिरेशन से हासिल करते हैं। प्लांट सेल में ये इस तरह से एसेंशियल नहीं है, क्योंकि दिन के वक्त प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में बहुत सी एटीपी भी पैदा हो चुकी होती है, एनएडीपी भी पैदा हो चुका होता है। इसलिए दिन के वक्त तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिन के वक्त वो बहुत सी फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज, स्टार्च और अदर केमिकल्स तैयार कर लेते हैं। अगर रात को जरूरत हो, अगर रात को जरूरत हो, डिफरेंट जरूरत हो, उसके मुताबिक वो उसको यूटिलाइज करें। लेकिन आम तौर पर मेरे फिक्र पर गौर कीजिएगा, चूंकि फिक्रों में लफ्जों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आम तौर पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा होता है। दिन के वक्त तो बहुत ज़्यादा रेफरेंस है, रात को फोटोसिंथेसिस जो है वो खत्म हो जाती है रेस्पिरेशन, लेकिन उसका रेट इतना नहीं होता जितना एनिमल्स में है। एनिमल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स कम एक्टिव होते हैं। यह है रेस्पिरेशन। अब अगले लफ्ज पे गौर कीजिए, लफ्ज है फोटो रेस्पिरेशन। आपके जहन में क्या कंसेप्ट है? जब लफ्ज किसी लफ्ज में फोटो आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा? लाइट सर। Photo means light, light मतलब plants activity है. Respiration which occurs in plants during daytime. जी ठीक है। अब इसकी शराइत जो मैंने कल बताई थी, कल या परसों कब ये जिक्र आया था, इसका मैं दोबारा बता देता हूँ। गर्म इलाकों में, गर्म इलाकों के जिक्र पहले हो चुका, कौन से हैं? गर्म मुल्कों में दिन के वक्त, दोपहर के वक्त खासतौर पर, दोपहर का मतलब याद रखिए कि हमारे इलाके में जब गर्मी पड़ती है तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक गर्मी ही रहती है, दोपहर का वक्त भी होता है मुश्किल है। दिन के वक्त, दोपहर के वक्त ज़्यादा तेज़ रोशनी, ज़्यादा तेज़ गर्मी के वक्त, और एंजाइम इसका नाम है रूबिस, वो जो कुछ यूं का एंजाइम है कि बेसिकली तो उसका असल काम तो है CO2 को फिक्स करना। लेकिन जब गर्म वक्त हो, दिन का वक्त हो, दोपहर हो, या भी शुगर दोपहर कहते हैं, तो ये बजाय CO2 को फिक्स करने के ऑक्सीजन को भी फिक्स करना शुरू करता है। यानी इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। CO2 instead of combining with Rubisco, instead of combining with CO2, it starts combining oxygen। यानी ये ऑक्सीजन को यूज करना शुरू करता है। जब ये ऑक्सीजन को यूज करता है और उस वजह से जो प्रोसेस होगा उसमें एंड के ऊपर CO2 पैदा होगा। दोबारा गौर कीजिए, क्योंकि साइकिल अभी आपके सामने होगा, साइकिल का आपने गौर से देखना। फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट दिन के वक्त, ये मैंने कल भी शायद जिक्र किया था कि फर्स्ट कीजिए रूबिस्को के, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। फर्स्ट कीजिए रूबिस्को के 100 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, कम से कम 25-30 मॉलिक्यूल जो है वो बजाय CO2 को फिक्स करने के ऑक्सीजन को फिक्स करें। जब वो ऑक्सीजन को फिक्स करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड में CO2 पैदा होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक कर लीजिए आपकी बुक में वो शो किया कि नहीं किया। अगर नहीं है तो किसी और बुक से आपको देखना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन एंटर हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है और ATP यूज हो रही है। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, क्योंकि जो सवा की डेफिनेशन थी, सवा ने सिर्फ ये कहा था कि ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 पैदा होता है। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं, जैसे हमारा अगला चैप्टर पूरा रेस्पिरेशन का है, तो उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल, CO2 का पैदा होना और साथ एनर्जी का पैदा होना, एनर्जी ATP के जरिए। हम याद रखिए, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एनर्जी का पैदा होना। एक्चुअली एनर्जी पैदा नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। टेक्निकली ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। ग्लूकोज की एनर्जी ATP की फॉर्मेशन में यूज होती है और ATP को आगे सेल में यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट टिपिकल रेस्पिरेशन, इट इज
ये समझिए है कि ये करप्शन की एक कहानी है। वो हमारे एक टीवी चैनल पे एक बड़े मशहूर एंकर पर्सन है, और किसी ने नाम सुना हो तो वो बड़ी मजेदार कहानियां बयान करते हैं जो हकीकत होती हैं। अजब गजब करप्शन की अजब कहानी। किसी ने अगर टीवी पे इंटरेस्ट हो तो ये आपने जरूर सुना होगा। बहरहाल ये भी करप्शन की एक कहानी है जो पौधों में होती है। दुनिया में सब कुछ एक जैसा ही हो रहा है, पौधों में भी करप्शन है। वो एंजाइम जिसको काम दिया गया था पौधे के लिए CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज तैयार करने का, वो अपने ही कश्ती में सुराख कर रहा होता है, अपनी कश्ती को डुबोने की कोशिश कर रहा होता है, यानी बजाय CO2 फिक्स करने के ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, और ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड पैदा कर रहा है जो C2 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। इस अमल में एंड पे CO2 रिलीज हो रही है, यानी बाहर रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन बजाय एनर्जी पैदा होने के ATP यूज हो रही है, ATP इज यूटिलाइज्ड। आसान ज़बान में ये कह लीजिए कि ये अमल पौधे के लिए इंतहाई नुकसान का बायस है। ये 25% से लेकर 50% तक पौधे का बेड़ा गर्क कर देता है, यानी उसकी ग्रोथ को कम कर देता है फोर्सेस से। या देखिए कि जितना ज़्यादा फोटोग्रेशन होंगे, फोर्सेस उतनी कम हो जाएगी, जितनी फोर्सेस कम होगी उतना ही प्रोडक्शन धारा कम हो जाएगी, जो GPP होती है वो कम होती जाएगी, और पौधे पे एनर्जी ड्रेन बढ़ जाएगा, उसकी अपनी ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, यानी उसको हर तरफ से लॉस होगा, अपने फोर्सिंग के लिहाज से भी और ग्रोथ के लिहाज से भी, हर लिहाज से उसको बहुत लॉस होता जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो एक अलग क्वेश्चन है। अब हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा विस्तृत करना चाहेंगे। अब 3 नामों से वाकिफ है। पहला नाम है क्लोरोप्लास्ट। आप समझ सकते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट है लफ्ज़ है पर ऑक्सीसोम। हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अदर सेमेस्टर्स के अंदर। आप बरक्सोम के नाम से वाकिफ पहले से, किसी को कोई कंफ्यूज तो नहीं है बरक्सोम के हवाले से कहीं पे? वो बताना चाहेगा जी क्या होते हैं बरक्सोम? कोई नहीं बताना चाहता है? सर माइक्रो बॉडीज होती हैं। माइक्रो बॉडीज होती हैं जनाब, कुछ आपका ठीक है, और कुछ और कहना चाहता है इंटर में? ये ऑर्गेनेली जी सवाल दोबारा बताएं। सवाल ऑर्गेनेली है, प्रोटोजोम जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। चलें आपकी ये बात भी मान लेते हैं, और कोई जवाब देना चाहता हूँ इस पूरी क्लास से, और कोई जवाब भी देना चाह रहा हूँ? नो। चलें अगला पॉइंट सुन लीजिए। आपने FSA में वर्कसॉम पढ़े हैं, किसी को याद आया हो, किसी टीचर ने बताया जा रहा है कि खुद तो आप FSA में काफी काबिल नहीं होते कि चीज़ों को खुद समझ सकें, किसी टीचर ने बताया हो FSA में वर्कसॉम के हवाले से कोई गड़बड़? सर किस चीज में? FSA की बुक में वर्कसॉम्स वाले टॉपिक में जो लिखा हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ थी, उसके बारे में जो लिखा हुआ था वो गड़बड़। चैप्टर फर्स्ट ईयर का चैप्टर तालिबान चैप्टर 2 है या 4 है, तो चैप्टर का नाम भी भूल गए हैं FSA में, लेकिन ये याद है कि उसने क्या चवल मारी हुई थी। चलें FSA में पर्सन के वाले से 2 चवलें हैं जी। एक वर्डिंग ये थी कि ये पौधों में नहीं है, वो गलत है, और दूसरा उसने लिखने वाले ने परक्सोम और ग्लाइक्सोम्स को ग्लाइक्सोम्स के टॉपिक में मिक्सअप कर दिया। ये 2 सेपरेट हैं, दोनों को सेपरेट रहना चाहिए था, दोनों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, उसमें 2 मिस्टेक हैं जो मैंने पॉइंट की। तीसरी चीज़ है जिससे आप वाकिफ हैं, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए कि प्लांट सेल में मेसोफिल सेल की बात करते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इसमें परक्सोम भी होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, और ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये तीनों ऑर्गेनेल्स, और कीजिएगा सवाल, मैंने लफ्ज से बोला है, मैंने ऑर्गेनेल्स बोला है और अपने ऑर्गेनेलिस बोला है। क्या आप समझते हैं कि क्या डिफरेंस है मेरे लफ्ज में आपके लफ्ज? सर बात दोबारा बोलिए, रिपीट कर दें। आपने लफ्ज बोला था ऑर्गेनेली, जबकि मैं ऑर्गेनेल्स का लफ्ज बोल रहा हूँ, इसमें कोई फर्क है? चलिए कोई बात नहीं,
यू डोंट नो। तस्वीर अगर आपके पास है, जो सी तस्वीर भी है उसको सामने रखना है। मैं पहले तो आज कहूँ कि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कंपैरिजन जरूर आया हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है फोटो रेस्टोरेशन सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है, और जो कंपैरिजन है वो भी इसका नाम में कंपैरिजन नहीं होगा। पहले चेक कीजिए, रूबिस को ढूंढना है आपने क्लोड पास के अंदर। क्लोड पास में मौजूद है रूबिस, तो गर्मी का मौसम, गर्मी का सर इसको मौसम। क्वेश्चन तो बता रहे हैं, आंसर तो बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, ये ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। जी याद रखिए कि स्पेलिंग सेम है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन लहजों के ऊपर, ये सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन लहजों में तलफ़्फ़ुज़ का फर्क है। बहुत से लफ्ज़ हैं इंग्लिश के जिनमें मैंने चूंकि सिर्फ दो का जिक्र किया, याद रखिएगा कि ब्रिटिश असल इंग्लिश वो है जो बरतानवी बोलते हैं। अमेरिकन ने इंग्लिश पे कब्जा कर लिया है और दुनिया में सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा आती है, स्पेलिंग में खासी गड़बड़ है भाई। उन्होंने वैसे इसको सिंप्लीफाई किया है, अमेरिकन ने इंग्लिश को सिंप्लीफाई कर दिया, स्ट्रेट कर दिया है, जो गलतियाँ थी वो ठीक कर दी। और ऐसे ही फ्रेंच इंग्लिश भी है, फ्रेंच लैंग्वेज में बोली जाती है। पाकिस्तान इंडिया के लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, हम हमारे यहाँ जो बोली जाती है वो कट इंग्लिश कहलाती है, जो खासी मार्टी इंग्लिश है। जी चेक कीजिए, जी रिएक्शन को चेक कीजिए। रुबिस को बजाय CO2 को फिक्स करने के ऑक्सीजन को साथ अटैच कर देता है, रोशनी की वृद्धि में रिएक्शन हो रहा है, और जो अहम चीज पैदा हो रही है इस एक्टर से वो है जी ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट असल में ग्लाइकोलिक एसिड है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड, इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। अगर हम, चूंकि फुल रिएक्शन बहुत लंबा है, मैं उसको नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ जो टू दी पॉइंट चीजें हैं उसका जिक्र करूंगा। नेक्स्ट स्टेप, ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज होके चला जाएगा पर ऑक्सीजन में, और वहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट के अंदर, ग्लिसरेट भी नहीं, ग्लिसरेट एसिड। नेक्स्ट स्टेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन। आई एम श्योर ग्लाइसिन बहुत मशहूर नाम है, ये तो आप जरूर बता सकेंगे कि ग्लाइसिन का नाम आपने कहाँ पढ़ा है। सर अमाइनो एसिड है, वेरी वो गुड, वेरी गुड, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ग्लाइसिन यहाँ से डिफ्यूज आउट होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन फर्दर रिएक्ट करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी सीराइन, सीरीन या सीराइन, इसका डिफरेंस है। इसके बारे में कोई याद है क्या चीज़ है? ये नाम आपने पढ़ा हुआ है लो क्लासेस में। मानो एसिड ये सर। ये भी अमाइनो एसिड है। और कुछ इसके बारे में कोई और कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ याद रखिएगा कि ये दो ग्लाइसिन मिलती हैं तो एक सिराइन बनती है। चलें आगे चलें। अगले स्टेप में इससे ये दौरा वापस जाएगी पहले पार्ट्सों में, और वहाँ से कन्वर्ट होकर ग्लिसरेट में वापस चली जाएगी, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में आगे वो प्रोसेस RUBP इस फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत अहम पॉइंट है, 3 अहम पॉइंट है, आपको चेक करना है आपके कितने पॉइंट दिए होंगे। नंबर 1 कि जो रोबिस्को है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, और जो चीज़ इसको अपने साथ मिला के RUBP के साथ मिला के जो चीज़ बना रहा है वो है ग्लाइकोलेट। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि इस पूरे साइकिल में ATP यूटिलाइज हो, ATP इज बीइंग यूटिलाइज्ड। और तीसरा अहम क्वेश्चन, तीसरा अहम पॉइंट ये है कि CO2 का था, CO2 प्रोड्यूस। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बुक है, उसमें ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं पिन पॉइंट किए हुए हैं कितना आपने, क्योंकि वैसे तो बहुत उसमें और बहुत कुछ है, हमें जो जरूरत है वो इन 3 पॉइंट्स, क्योंकि जो हमारे लिए हमारे पास है उसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बाकी साइकिल आपके पास जो भी है सब है वो आप जाने, आपकी किताब जाने। मैंने 3 पॉइंट किए हैं, वो अपने को देखना है कि वो आपके पास मौजूद है कि नहीं।
नंबर 1 के रुबिस्को बजाय CO2 के ऑक्सीजन को मिक्स कर रहा है। नंबर 2 मुख्तलिफ तरीकों से होते हुए ये आखिरकार सेपरेट कर रही है, और एक तो CO2 रिलीज हो रही है, और दूसरी जो अहम चीज है इसमें वो ATP यूज। अब जो 2 पॉइंट हो गए कि ऑक्सीजन यूज हुई है, CO2 पैदा हुई है, इट इज जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, यस, जस्ट लाइक। चूंकि ये रोशनी की जगह हुई है इसलिए होगा फोटो रेस्पिरेशन, बट दिस फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली नॉट फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और CO2 के साथ साथ ATP का पैदा होना शर्त होती है। जब रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें तो ATP पैदा होती है। यहाँ ATP पैदा नहीं हो रही है, यहाँ तो ATP यूज हो रही है। यहाँ ATP पैदा नहीं हो रही, ATP यूज हो रही है। चुनाचे इसको बजाय फोटो रेस्पिरेशन करने के हमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे हमें C2 साइकिल करना चाहिए। इट इज C2 साइकिल। और जैसे मैंने कल इस्तेमाल किया था, मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि उस एंजाइम की मत मारी जाती है, और ये एंजाइम साथ पौधे की भी मत मार देता है, कि बजाय इसके कि फायदा उठाया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। कल सुबह मुझे नहीं याद है जी, मैंने आपकी क्लास में जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, बेवकूफ़ी मीटर का जिक्र किया था मैंने। तो यू नो व्हाट इज बेवकूफ़ी मीटर? जी सर, हमारी क्लास में जिक्र किया था। चलें, याद है जी क्या होता है? एक बंदा 50 रुपए की सिगरेट माचिस लगा के जलाता है, धुआं उड़ाता है, खुद भी मार होता है दूसरे मार के। आप कहेंगे इसको क्या कहेंगे? कि लोग कहेंगे बेवकूफ़ कहेंगे। बेवकूफी कहना। एक बंदा अपने घर में मौजूद, फर्ज कीजिए आपके घर में चीनी पड़ी हुई है, उस चीनी में पानी डाल दिया, उसको मिला के जमीन पर डाल दो, और वो पानी डाल के उसको बहा के बाहर को भेज दे, तो आप उसको अकलमंद कहेंगे बेवकूफ़ कहेंगे? बेवकूफी कहेंगे इसको। अब यही काम यहाँ पे हो रहा है कि चीनी इंडिकेशन है कि एक मटेरियल है जिससे एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी मौजूद है सेल के अंदर, आप उसको तोड़ तोड़ के ज़ाया करते जा रहे हैं फालतू। एक ऐसे काम में खर्च कर रहे हैं जिसका फायदा नहीं है, बिल्कुल नुकसान। पहली बात हो चुकी है कि ये प्रोसेस पौधे के लिए इंतहाई महंगा इसलिए यहाँ से खतरनाक है कि पौधे को इससे फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। 25% से लेके 50% तक लॉस हो सकता है। और इफ यू रिमेंबर, मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि साइंटिस्ट जो चाह रहे हैं कि वो C3 पौधों में C4 साइकिल की जीन ऐड कर दें, ताकि रुबिस्को की इस खामी पे काबू पाया जा सके। क्योंकि जब C4 साइकिल चल रहा होगा तो फिर वो कंपनसेट कर देगा। C4 साइकिल इसको कंपनसेट कर देगा, जो नुकसान हो रहा होता है वो इससे पौधे बच जाएंगे, और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कम लाइट में भी बहुत सी फोटोसिंथेसिस कर सकें। पर ये था जी, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, डिस्क्रिप्शन कर दिया है, इसके मेन पॉइंट, असल जो पॉइंट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको भी आपने खुद कंपेयर करना है, C2 C3 को अपना खुद कंपेयर करना है, और कंपैरिजन करके मुझे C3 C4 का कंपैरिजन भी दिखाना है, और C2 C3 का कंपैरिजन भी दिखाना है। देखते हैं जी कौन आप में से अच्छा बचे। ठीक हो गया? यस सर। चलिए जी, हमारा लास्ट पॉइंट जा रहा है जी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आज फ्राइडे है। ये भी आपके हमारा चैप्टर खत्म हो गया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को देख के आइए। मैंने अब बहुत तेजी से, चूंकि सिलेबस हमारा बहुत लेंथी है, मैं बहुत डीप डिटेल में पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है सिलेबस कवर नहीं हो सकेगा। सोचिए, अब आपने टॉपिक्स पहले से देख के आने हैं, पता चले कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं। ये आपकी क्लास की जो प्रेजेंस है, जो आपका इंटरेस्ट है मेरे साथ, जो सवालों के जवाब है, मैं इनको मॉनिटर कर रहा हूँ। फिर बात में ना कहिएगा कि जी ऐसा कैसा हो गया, ये क्या हो गया, फिलहाल ये क्या नजर आ